हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां हम जुलाई महीने के शुरू के 14 दिनों में जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। इसको हमने 9 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है और इन्हीं से संबंधित आपके बाकी सब टॉपिक्स रहेंगे। जैसे सबसे पहला आपका संस्कृति एवं पर्यटन से संबंधित है, दूसरा शिक्षा, तीसरा नवाचार, चौथा अगर देखें तो इंडस्ट्री है, उसके बाद ईवी आपका पॉलिसी जो हाल ही में डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, फिर पेशा है, कृषि है, खेल है और अंत में जो है प्रशासन, और उसके बाद में विविध घटनाएं जो आपका मिसलेनियस होता है। सबसे पहला अगर टॉपिक हम देखें तो वो आपका संस्कृति एवं पर्यटन से संबंधित है, जिसमें राज्य गठन के बाद में पहली बार जो है राज्य सरकार 4 स्थलों को संरक्षित घोषित करने जा रही है। जैसे मैंने लिख भी रखा है कि राज्य गठन के बाद पहली बार 4 स्मारक होंगे संरक्षित। तो आप सबको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में राज्य में जो है कुल 58 स्मारक जो है वो राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित हैं। इसके अलावा कुछ स्मारक जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी संरक्षित किए जाते हैं, उनकी संख्या को भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं ये जगह कौन कौन सी है, तो ये आपका मत्कू द्वीप है, तर्री घाट दुर्ग है, महेशपुर अंबिकापुर है और डमरू बलौदा बाजार है। अगर मत्कू द्वीप के बारे में सबसे पहले देखें तो ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं अगर देखा जाए तो एक गणेश की बहुत ही प्राचीन मूर्ति मिली हुई है यहाँ से, 11वीं शताब्दी की यहाँ पे एक शिव मंदिर मिला हुआ है। इसके अलावा उमा महेश्वर का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, इसलिए इस जगह को संरक्षित डिक्लेयर किया जा रहा है। इसके अलावा मत्कू द्वीप के बारे में एक फैक्ट और है कि यहाँ प्रतिवर्ष ईसाई धर्म से संबंधित एक मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा अगर साइट हम देखते हैं वो है आपका तर्री घाट दुर्ग, जो खारून नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं अगर देखें तो खुदाई के दौरान यहाँ से कुछ पुराने टीले मिले हैं, शिला लेख मिला है और प्राचीन नगरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तीसरा अगर देखें महेशपुर जो है सरगुजा अंबिकापुर में लोकेटेड है। यहाँ पे क्या क्या अगर प्राप्त हुआ है देखा जाए तो मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, मौर्य काल से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ प्राचीन टीले और शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इसके साथ ही जैन धर्म से संबंधित भी कलाकृतियां यहाँ से मिली हैं। तो महेशपुर ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों ही प्राचीन धर्मों से संबंधित अवशेष हमको मिल रहे हैं। लास्ट में अगर डमरू देखें तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के पद चिन्ह समेत और कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। डमरू जो है आपका बलौदा बाजार जिले में स्थित है। पर्यटन से संबंधित कुछ और जगह जो पिछले एक हफ्ता में हाईलाइटेड रहे अगर इनको देखा जाए तो झुमका आइलैंड, जिसका लोकार्पण हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, ये झुमका जलाशय के बीच में लोकेटेड है। इसके अलावा लोरो घाट जो जसपुर में स्थित है NH43 में, जिसे फूलों की घाटी भी बोला जाता है। केशकाल घाटी को अगर देखें तो महानदी और इंद्रावती के बीच में जल विभाजक का काम करती है। इसके अलावा इसे जो है बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और अंत में बंजारी घाट, ये जो है आपके कवर्धा जिले में लोकेटेड है, कबीरधाम जिले में। इसकी कुछ तस्वीरें भी मैंने लगा रखी है यहाँ पे। ये झुमका जलाशय से संबंधित है, ये आपका बंजारी घाट हो गया, ये आपका लोरो घाट हो गया और ये आपका केशकाल घाटी, इसका एक ड्रोन इमेज है ये। ठीक है, तो ये पहला हमारा टॉपिक था पर्यटन से संबंधित। दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो है शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा का सत्र जो है हाल ही में स्टार्ट हुआ है, कई जगहों पे 16 जून से और कई जगह पे 1 जुलाई से। तो इसलिए शिक्षा से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको हम एक एक करके देखते चलेंगे। पहला जो टॉपिक है वो गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से संबंधित है। गौरेला पिंडरा मरवाही ने क्या किया, यूनिसेफ के साथ मिल करके 2 प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। उन प्रोग्राम्स का नाम क्या है, सबसे पहले मोर आखर और दूसरा जो है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अगर मोर आखर को देखें तो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान आपकी जो भाषा का ज्ञान होता है उसको डेवलप करने से संबंधित है ये। यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने व पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने हेतु गौरेला पिंडरा विकास खंड के 299 प्राथमिक शालाओं में इस प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जाएगा।
दूसरा अगर देखें स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, तो उसमें क्या है कि बच्चों में तेजी से सीखने के कौशल, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के उद्देश्य से जिले के लगभग 543 प्राथमिक शालाओं में स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाया जाएगा। तो यूनिसेफ के द्वारा ये लाया गया है। कभी आपसे वनडे एग्जाम में पूछता है कि मोर आखर क्या है या किससे संबंधित है, या फिर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट किससे संबंधित है या किस जिले से संबंधित है, या ऐसा सवाल बनाता है कि ये किसके सहयोग से चालू किया गया है। तो इन सब फैक्ट्स को आपको याद रखना है। और पिछले महीने के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी जो थी, उन्होंने भी ऐसे ही मिलता जुलता 2 प्रोग्राम यूनिसेफ के मदद से ही बिगिन किया था। उसका क्या नाम था? एक था आपका परवरिश के चैंपियन और दूसरा था आपका नवांकुर। ये क्या हो गया? एक हो गया आपका परवरिश के चैंपियन, दूसरा हो गया नवांकुर। ठीक है, तो शिक्षा का पहला टॉपिक था ये। दूसरे टॉपिक की तरफ अगर चलें तो ये क्या है? सुरक्षित गुरुवार से संबंधित है। आप सब कोविड महामारी से परिचित ही हैं, तो इससे बचाव करने के लिए बच्चों को इसके प्रति जागरूकता, बच्चों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। ये इसका लोगो भी है, ये भी यूनिसेफ के साथ मिलकर ही स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है सेफ थर्सडे अर्थात सुरक्षित गुरुवार। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो प्रत्येक गुरुवार को आधा घंटा महामारी से बचाव के तरीके एवं सुरक्षित व्यवहार संबंधित गतिविधियां संचालित होंगी। मतलब मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, यही सभी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। तो इसमें कैसा सवाल पूछ सकता है कि सेफ थर्सडे किससे संबंधित है या सुरक्षित गुरुवार किससे संबंधित है? तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। और किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चले। अगला टॉपिक भी हमारा शिक्षा से संबंधित है, जिसमें हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने क्या बोला कि राज्य के जो 56,000 शासकीय स्कूल हैं वहां पे अब अरपा पैरी के धार जो हमारा राज्य गीत है, इसके साथ ही आपके मॉर्निंग की जो प्रार्थना सभा होती है वो शुरुआत की जाएगी। तो ये मात्र छोटा सा ही अपडेट था। इसके अलावा इस अरपा पैरी के धार जो आपका नेशनल एंथम होता है उससे पहले गाया जाएगा। और इसके अलावा समाचार वाचन जो हम लोग बचपन में करते थे, स्टेज में जाने से डरते थे, उस डर को भगाने के लिए बच्चों को हर दिन कुछ बच्चों को स्टेज में बुलाया जाएगा। उनको पहले से तैयारी करने के लिए बोला जाएगा कि कल का कुछ समाचार 4 या 5 पॉइंट आपको स्टेज में आकर के बताना है। तो इससे बच्चों का स्टेज फियर रहता है वो भी काफी हद तक दूर होगा। और इसी बहाने हम ये भी देख लेते हैं कि राज्य गीत जो अरपा पैरी के धार है उसके रचयिता कौन रहे हैं? तो नरेंद्र देव वर्मा। इनसे संबंधित और भी इनके जितनी भी रचनाएं हैं वो सबको आपको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक भी हमारा शिक्षा से ही संबंधित है, जिसको हम बैगलेस डे बोल रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अब बच्चे शनिवार को बिना बैग के स्कूल जाएंगे। तो बिना बैग के स्कूल जाएंगे तो बिना बैग के करेंगे क्या? अगर इसको देखें तो क्या कर सकते हैं बिना बैग के? योगा कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं और अन्य प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत सारी टीम बॉन्डिंग जैसी चीजें सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक मैडम है, वो बच्चों को डांस सिखा रही हैं। ये बच्चे को अगर ध्यान से देखें तो बहुत खुश है, ये नाच भी रहा है। तो यही है कि आपसे पूछेगा कि राज्य सरकार ने बैगलेस डे किस दिन डिक्लेयर किया है, तो आपको याद रखना है कि वो सैटरडे है। और अगर सेफ थर्सडे किस चीज से संबंधित है तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक भी शिक्षा से ही संबंधित है, साथ ही ये संस्कृति से भी रिलेट करता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को आप देख सकते हैं गेड़ी चढ़े हुए हैं। और 28 जुलाई को हमारे यहाँ नांगर तिहार जिसे बोला जाता है, हरेली का त्योहार मनाया जाने वाला है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में बच्चों के बीच में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। उसी से संबंधित है कि चढ़ के गेड़ी मनावो हरेली, तो ये स्कूल में ही कराया जाएगा। और इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है। तो आप ये जान सकते हैं कि हरेली कब है? 28 जुलाई। ये किस दिन मनाया जाता है? ये सवाल कई बार बन चुका है। तो ये सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या क्या और चीजें होती हैं वो आपके संस्कृति वाले पार्ट से रिलेट करता है छत्तीसगढ़ के, तो उसको भी आपको रिवाइज करके रखना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलें। इसमें क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है देश का प्रथम राज्य बना है जिसने अपने राज्य में प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर एक सर्वे कराया है, भाषाई सर्वे कराया है। प्राथमिक में भी अगर देखा जाए तो पहली के बच्चों में
पहली के बच्चे जो है उनके बीच में एक भाषाई सर्वे कराया गया है और इससे क्या कुछ निकल करके आया है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उसमें लगभग 66% बच्चे जो हैं वो छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 9.5% बच्चे सरगुजिया और उसके बाद में लगभग 5.5% बच्चे जो हैं वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको और समझ लेते हैं। राज्य में वर्तमान में 4 भाषा और 18 बोलियों में जो है हमारे को पठन की सामग्री उपलब्ध है जो बच्चों में वितरित की जाती है। इसके अलावा देखो ये सर्वे से और क्या फायदा होगा, तो पढ़ाई के साथ ही शिक्षकों को भी भाषाई ट्रेनिंग देने में यह सर्वे बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। ठीक, और इस सर्वे से एक चीज और निकल के आया है कि शुरुआत में भले ही बच्चे जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग अधिक करते हैं मगर पढ़ाई जारी रहने के साथ ही हिंदी बोलने का प्रतिशत उनमें बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक को हमने क्यों कवर किया अगर देखें तो मेंस का जब हम एग्जाम देते हैं और उसमें लैंग्वेज के पेपर में हमेशा एक सवाल बनता है कि प्राथमिक कक्षाओं में तीसरी भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को शामिल करने के क्या फायदे होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जब इतने सारे बच्चे जो है अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं और अगर उनकी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा दी जाती है, प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, तो उनको वो चीजें याद करने में, ग्रैब करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो इन पॉइंट्स को भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं। ये डाटा भी आप जब आप अगली बार वो उत्तर लिखेंगे तो जरूर मेंशन कीजिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये कुछ हमारे यहाँ नवाचार और इनोवेशन से रिलेटेड हैं। आप सबको मालूम ही होगा, अभी तक ये खबर कई बार निकल के आई है कि प्रदेश में जो है एथेनॉल प्लांट लगने वाला है या एथेनॉल बनाने की तैयारी हो गई है। लेकिन इससे संबंधित और क्या अपडेट निकल के आया है उसको हम समझते हैं। तो अनाज से एथेनॉल बनाने को हरी झंडी मिल गई है। अब हरी झंडी क्या है भैया, इसको देखें अगर तो आपका जो केंद्र सरकार होता है, भारत सरकार जो है उसकी पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। मतलब इन्वायरमेंटल जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो हमको राज्य सरकार को इन्वायरमेंटल गो नहीं मिल रहा था कि हाँ आप ठीक है आप इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो जो है केंद्र सरकार ने ओके कर दिया है। अब इससे क्या फायदा होगा, तो अब हम जो है एथेनॉल बनाने की जो फाइनल जो हमको प्रोड्यूस करना है एथेनॉल, वो हम अब शुरू कर सकते हैं। हमारी तैयारी लगभग पूरी थी, लेकिन क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय जो है हमारा, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है, उसने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, अब वो ग्रीन सिग्नल भी आ गया है। तो ये प्लांट कहाँ लगने वाला है, तो एक तो बेमेतरा के पथर्रा में लगेगा और दूसरा आपका जो लुंड्रा है, लुंड्रा के जमीरा गांव में लगेगा। तो 2 प्लांट लगने वाले हैं। उसकी प्रतिदिन क्षमता अगर देखें तो ये याद रखने लायक आंकड़ा है कि 2.65 लाख लीटर प्रतिदिन की उसकी उत्पादन क्षमता होगी और इसके अलावा जो है 8 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। और आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है वो लगभग 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है वो भी 2025 तक के अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए भी ये राज्य सरकार के द्वारा लिया गया एक इम्पोर्टेंट कदम है। अगला टॉपिक जो अगर देखें तो वो स्वावलंबी गौठान से संबंधित है। गौठान तो हम लगभग हर वीडियो में ही पढ़ते रहते हैं, तो ये नया चीज निकल के आया है स्वावलंबी गौठान। ये क्या चीज होता है अगर देखें तो ऐसे गौठान जो अपने यहाँ कुछ विक्रय करने या क्रय करने के लिए खुद का पैसा इस्तेमाल करते हैं, खुद के कमाए हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गौठानों को हम स्वावलंबी गौठान कहते हैं। तो राज्य में वर्तमान में कुल 8,408 गौठान संचालित हैं, जिसमें से कि 3,089 गौठान जो हैं आपके स्वावलंबी डिक्लेयर किए गए हैं। स्वावलंबी गौठानों ने स्वयं की राशि से लगभग 16 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी की है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो अपने खुद की कमाए हुए पैसों से ये कार्य कर रहे हैं। और सर्वाधिक ऐसे स्वावलंबी गौठानों की बात करें तो रायगढ़ में 279, राजनांदगांव में 221 और जांजगीर चांपा में 190 ऐसे गौठान हैं जो स्वावलंबी हैं। तो कभी भी दोबारा नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी पे अगर कोई ऐसे या फिर कोई लॉन्ग टाइप आंसर लिखने को आता है तो आपको ये स्वावलंबी गौठान भी मेंशन करना चाहिए। अगला टॉपिक भी हमारा इनोवेशन या नवाचार से ही संबंधित है, जिसमें राज्य सरकार ने गौठान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और उसमें क्या बताया गया है कि प्रदेश में पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए अब आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल जो होते हैं हमारे, वहां पे गौठानों से जो दूध निकलता है उसको बच्चों को दिया जाएगा पीने के लिए, गौठानों से और आसपास के गांवों से।
तो उन नौनिहालों को जो है गौठानों से उत्पादित हो रहे दूध को पिलाया जाएगा। सरकार जो है गौठानों और गांव के लोगों से दूध खरीदेगी और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और इसके अलावा और क्या फायदा हो सकता है, अगर हम गौठानों से दूध खरीदते हैं तो उनकी आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और रेगुलर बेसिस पे अगर बच्चों को दूध पिलाया जाएगा तो कुपोषण जो होता है हमारे बच्चों में, जो माल नरिश्ड बच्चे होते हैं, वो जो कुपोषण को भी दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प हमको मिलेगा। अब सबको पता है कि माल नरिशमेंट का जो परसेंटेज है वो राज्य में काफी हाई रहता है। दूसरा अगर टॉपिक देखें तो वो है हाइपोथिकेशन से संबंधित। ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक अपडेट आया है, जिसमें प्रदेशवासी अब घर बैठ के ले सकेंगे हाइपोथिकेशन, मतलब एचपी से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ। ये क्या होता है भैया हाइपोथिकेशन? बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर देखें, जब हम कोई व्हीकल खरीदते हैं, चार पहिया जब खरीदते हैं और अगर वो गाड़ी लोन में होता है तो हमारे आरसी में क्या होता है, जिस बैंक से हम लोन लिए होते हैं उसका एक लोगो लगा रहता है। अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, अगर हम लोन क्लियर भी कर देते हैं तो उस लोगो को हटाने के लिए हमें फिर बैंक और बैंक के बाद आरटीओ का चक्कर लगाना पड़ता है। मगर इस हाइपोथिकेशन से क्या प्रोसेस इजी हो जाएगा, अगर इसको समझें तो आपका वो जो बैंक का लोगो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जैसे ही आपका लोन जो है क्लियर हो जाता है। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है और तुहर सरकार तुहर द्वार योजना को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने उठाया एक महत्वपूर्ण कदम। मतलब ये तुहर सरकार तुहर द्वार योजना शुरुआत ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हुई थी और उसने अभी पिछले महीने हमने ये अपडेट देखा था कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसका क्या कारण था? तो उसका भी यही कारण था कि लगभग 10 से 11 लाख ड्राइविंग लाइसेंस और आपके आरसी बुक्स को उन्होंने होम डिलीवरी कराया था। तो ये सारी चीजें, काफी सारे इनोवेटिव काम हो रहे हैं। तो कभी आपसे पूछता है कि हाइपोथिकेशन क्या है या हाइपोथिकेशन किस विभाग से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि वो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है। ये नवाचार से संबंधित आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक की तरफ चलें तो इंडस्ट्री, जो आपका उद्योग होता है, उद्योग से संबंधित क्या एक अपडेट निकल के आया है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो होता है हमारा, उसकी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग प्रक्रिया 2021 के परिणाम घोषित हुए हैं। बहुत हैवी सा एक वर्ड है, उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्यों मिला है और कौन सा रैंकिंग हमको दिया गया है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बड़े राज्यों के बीच में अगर देखें तो गुजरात और कर्नाटक जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कहलाए हैं। और अगर मेघालय को देखें तो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है आपका यूनियन टेरिटरी, इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य जो नॉर्थ ईस्ट होता है, इनके बीच में मेघालय जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर बाकी राज्यों की स्थिति की चर्चा करें तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। तो ऐसे कुल 5 श्रेणी थे। इसमें सबसे पहले देखें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, जिसमें आप देख ही सकते हैं गुजरात और कर्नाटक है। इसके बाद शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य, ठीक है, तीसरे नंबर पे है आपका लीडर और चौथे नंबर पे क्या था, आकांक्षी लीडर। ये जो आपका आकांक्षी लीडर था, छत्तीसगढ़ को इसी श्रेणी में स्थान दिया गया था, आकांक्षी लीडर की श्रेणी में स्थान दिया गया है। और लास्ट जो कैटेगरी थी वो थी उभरती स्टार्टअप इको प्रणालियां। तो ये 5 सेक्शन थे जिसमें आकांक्षी लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ का चयन किया गया और पीयूष गोयल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। तो ये अगर कैटेगरी में भी हमको रखा गया है तो इसके पीछे क्या हमारे कारण रहे हैं, क्या रीजंस रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो हम सबको पता है कि आपका 2019 से 2014 तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसी राज्य में लागू है। वर्तमान में औद्योगिक नीति जो है उसके तहत बहुत सारे स्टार्टअप्स को अलग अलग पैकेज दिए जा रहे हैं, बहुत सारे अनुदान दिए जा रहे हैं। बिजली आदि में, बिजली का जो बिल होता है उसमें बहुत सारे छूट उनको मिल रही है। इसके अलावा देखें तो अन्य बहुत सारे टैक्स हैं जिसमें उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इन सबको देखते हुए वर्तमान में कुल 748 स्टार्टअप्स हैं जो राज्य में रजिस्टर्ड हैं। तो स्टार्टअप्स की संख्या को भी याद रखिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था कि आकांक्षी लीडर, छत्तीसगढ़ को आकांक्षी लीडर के रूप में चुना गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से संबंधित, चाहे आपका व्यापम का एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई सा भी एग्जाम हो। तो ये जो आपका टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2022। तो ये कब क्या हुआ इसको हम समझते हैं कि हाल ही में एक कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया
कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कॉमर्शियल वाहन हो चाहे नॉन कॉमर्शियल वाहन हो, किसी भी प्रकार के वाहन हो, अगर वो ई वाहन है तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में 2 पहिया हो, तिपहिया हो, 4 पहिया हो, माल वाहक यात्री वाहन आदि के खरीदी में विभिन्न प्रकार की छूट और सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब आपको हो सकता है आपको ब्याज आसानी से मिल जाए, हो सकता है आपको कॉस्ट में काफी सारा अनुदान आपको राज्य सरकार दे दे जब आप ई व्हीकल खरीदने जाते हैं इस नीति के लागू होने के बाद। अगला टॉपिक अगर देखें तो अब ई व्हीकल को बढ़ावा दे रही है तो किस प्रकार से बढ़ावा देगी राज्य सरकार, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं उनका एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में कुछ कुछ दूरी में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। रेसिडेंशियल एरिया जो होता है वहां पे चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ओवरब्रिज के नीचे चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। पेट्रोल पंप्स में भी चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, तभी तो आप ई व्हीकल को चला पाएंगे, है ना। इसके अलावा ईवी विकास निगम भी गठित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विकास निगम का भी गठन जो है किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो सरकार ने डिक्लेयर किया है या टारगेट रखा है, अगर ये देखें तो अगले 5 सालों में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाने का लक्ष्य है राज्य सरकार का। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर पंजीयन शुल्क में छूट देगी गवर्नमेंट जो है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों की स्थापना हेतु जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी, जो भी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ई व्हीकल बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएगी, उसको लगभग 25% अनुदान राशि में छूट दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स में भी छूट है। तो ऐसे तमाम प्रकार के छूट जो है राज्य सरकार ने घोषित किया है ई जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है इसको बढ़ावा देने के लिए। इसके और भी डिटेल प्रावधान होंगे, वो निकल के आएंगे तो उसको भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। ईवी के बाद में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपडेट निकल के आया है, वो है आपका पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया, जो पेसा एक्ट होता है हमारा। तो ये इससे संबंधित क्या क्या चीजें निकली हैं उसको हम देखें अगर, तो छत्तीसगढ़ में पेसा नियम के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी, उसी कैबिनेट बैठक में इसको भी मंजूरी दे दी गई। देश में पेसा का जो नियम है वो सन 1996 से लागू है। और अगर देखें तो देश में पेशा का अधिनियम 1996 से लागू है, लेकिन नियम न बन पाने के कारण छत्तीसगढ़ में इसका ठीक से क्रियान्वयन जो है नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं कि ये कानून लागू नहीं है, लेकिन इससे संबंधित नियम राज्य सरकार द्वारा अब तक नहीं बनाए गए थे। अब ये नियम बन जाने के बाद छत्तीसगढ़ देश का जो है 7वां राज्य होगा जहां पे पेशा संबंधित कानून जो है वो लागू होंगे, ठीक है। नियम लागू होने से क्या फायदे होंगे अगर ये देखें तो राज्य के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की जो शक्ति है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, वो असीमित हो जाएगी। और वो कैसे प्रावधान होंगे जिससे उनकी शक्तियां असीमित हो जाएंगी, उनको भी अगर देखें तो गौड़ खनिजों के उत्खनन व खनन स्थल के संबंध में ग्राम सभा से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। जो खनिज आप सबको पता है 2 प्रकार के होते हैं, गौड़ खनिज और मुख्य खनिज। तो गौड़ खनिज अगर किसी ग्राम सभा, पर्टिकुलर ऐसे ग्राम सभा जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, वहां पे अगर वो खनिज पाया जा रहा है तो उसका खनन करना हो या उत्खनन करना हो, उसके लिए बिना ग्राम सभा के परमिशन के आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला अगर देखें तो अपने क्षेत्र में सभी गौड़ खनिजों के उत्खनन व उपयोग की योजना व प्रबंधन के लिए ग्राम सभा ही सक्षम होगी। मुख्य खनिज से क्या कुछ संबंधित है, अगर देखें तो मुख्य खनिज के उत्खनन के लिए भी ग्राम सभा की सहमति अथवा परामर्श अनिवार्य होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। हाल ही में हम सब जानते हैं कि हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा था और वहां पे कई बार ये भी खबर निकल के आई कि फर्जी ग्राम सभा का जो है अनुमोदन ले लिया गया। अगर पेशा के नियम लागू होते तो ये कर पाना जो है संभव नहीं था। अगर देश भर की बात करें तो भारत के कुल 10 राज्य ऐसे हैं जो अनुसूची 5 में आते हैं, वो पेशा नियम के अंतर्गत भी आते हैं। वर्तमान में वैसे 7 राज्यों में लागू है पेशा का नियम, लेकिन 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। उन 10 राज्यों के नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, छत्तीसगढ़ और इसके सभी पड़ोसी राज्य लगभग MP, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 13 जिले हैं जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 7 जिले जो हैं पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची में आएंगे और 6 जिले जो है वो आंशिक रूप से आते हैं। ये 7 जिलों को अगर देखें तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में अगर देखें तो कोरिया, सरगुजा और जसपुर जिला। सरगुजा से जस्ट नीचे थोड़ा जाते हैं तो कोरबा
और नीचे बस्तर संभाग में अगर देखें तो कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिले हैं जो पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति जिले हैं या 5वीं अनुसूची में आते हैं। 6 आंशिक जिले कौन से हैं अगर देखें तो बिलासपुर हो गया आपका, रायगढ़ हो गया, रायपुर हो गया, धमतरी हो गया, इसके अलावा दुर्ग और राजनांदगांव, ये 6 जिले हैं जो आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची का भाग बनाते हैं। और अंत में अगर देखें तो राज्य में कुल 85 विकासखंड ऐसे हैं जो पूर्ण आदिवासी विकासखंड हैं। तो ये सभी चीज जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में सवाल बना हुआ है। पेशा एक्ट भी सवाल बनेगा आने वाले समय में, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसको आपको याद रखना है। और अंत में एक फैक्ट और देख लेते हैं कि जो पेशा नियम आया था, पेशा एक्ट आया था, वो GS भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। तो पेशा से संबंधित इतने अपडेट थे। तो वर्ष 2022-23 के लिए धान खरीदी का लक्ष्य राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि धान खरीदी का जो टॉपिक होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, चाहे व्यापम का एग्जाम हो, PSC का एग्जाम हो या आपके मेंस का एग्जाम हो। तो इसमें देखें अगर तो 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने लक्ष्य जो निर्धारित किया है धान खरीदी का कुल, वो 110 लाख टन आपका धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए पंजीयन की शुरुआत 1 जुलाई से कर दी गई है, जो 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। हमने पहले भी कवर किया हुआ है कि राज्य में जो है किसान न्याय योजना लागू होने के बाद में लगातार किसानों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। इससे संबंधित भी राज्य सरकार समय समय पे आंकड़े अपडेट कराते रहती है। तो तब पिछले वर्ष अगर देखें तो 24.6 लाख किसान जो थे उन्होंने पंजीयन कराया था धान बिक्री करने के लिए। इन पुराने किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए किसान होंगे उनके लिए पंजीयन की जो डेट है वो 1 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर तक के चलेगा। ये आंकड़ा आपको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है। 110 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य इस साल राज्य सरकार ने रखा है। मैं पक्का बता रहा हूं आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये डाटा आपसे फिर से पूछा जाएगा। चलिए 2021-22 के आंकड़े को भी हम रिवाइज कर लें अगर, तो 2021-22 में 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, और जिसके विरुद्ध में 97.98 लाख टन धान खरीदी की गई थी। एक छोटा अपडेट और है कि खरीदे गए धान का लगभग 100% मतलब लगभग 100% धान का उठाव कर लिया गया है। धान उठाव का क्या मतलब होता है कि जो धान जो है किसानों से खरीदा गया है, सरकार ने उसको प्रोसेसिंग के लिए वहां से मंडियों से पिक कर लिया है। और अगर देखें तो केंद्रीय पुल में अब तक जून माह के अंत तक लगभग 50.72 लाख टन जमा कराया जा चुका है, जो अपने आप में कीर्तिमान है, अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। और टोटल लगभग 60 लाख टन धान जो है वो जमा कराया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अंत में अगर देखें तो 3 नए दलहन फसलों के ऊपर MSP डिक्लेयर किया गया है। वो दलहन फसल कौन से हैं वो अगर देख लें तो आपका अरहर है, उड़द है और मूंग है। इन तीनों का उपार्जन इस वर्ष जो है MSP पे किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसके लिए दिया जाएगा। और राज्य सरकार ने यह भी डिक्लेयर किया है कि लगभग 50 लाख मेट्रिक टन दलहन का उपार्जन इस वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ धान के ऊपर फोकस नहीं है राज्य सरकार का, इसके अलावा अन्य जो मोटे अनाज होते हैं, दलहन होता है, मिलेट होता है, मिलेट मिशन भी हमारे यहाँ चल रहा है, उनके ऊपर भी राज्य सरकार लगातार फोकस कर रही है। तो ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका PDF आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं खुद से। अगला जो टॉपिक है वो हमारा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से रिलेटेड है, कृषि यांत्रिकीकरण से रिलेटेड है। मैं पिछले स्लाइड में ही आपको बता रहा था कि राज्य सरकार का फोकस जो है वो धान के अलावा भी बहुत सारे फसलों की ओर है, जिसके लिए वो किसानों को लगातार मोटिवेट भी करते रहती है। और अगर इस साल देखें तो लगभग 3 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर रकबे में धान के बदले अन्य फसल जैसे कि गन्ना या उद्यानिकी के फसल लेने के लिए अपनी हामी भरी है 1.84 लाख हेक्टेयर जमीन में। और राज्य सरकार का क्या लक्ष्य है कि कितने जमीन में धान के बदले अन्य फसल लिया जाए, तो वो लक्ष्य जो है वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा अगर देखें राज्य सरकार क्या प्रॉमिस कर रही है, तो हमको पता है कि जो इनपुट सब्सिडी दी जाती है अगर आप धान के बदले अन्य कोई फसल लेते हैं तो वो 10,000 रुपए प्रति एकड़ रहती है।
और इसके अलावा भी अगर देखें तो धान के बदले अगर आप अन्य फसल लेते हैं तो ट्रैक्टर की अगर आप खरीदी करते हैं, पावर टिलर की खरीदी करते हैं, या शक्ति चालित कृषि यंत्रों की, कोई भी जो बिजली से चलाई जाने वाली मशीन्स होती हैं, इनकी अगर आप खरीदी करते हैं तो आपको जो है प्रायोरिटी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसी में एक डाटा और आया कि पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ के किसानों ने रिकॉर्ड 76,000 ट्रैक्टर खरीदे। ये किस चीज से रिलेटेड है? तो रूरल इकोनॉमी, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार को ये चीज दिखाता है। तो किसान न्याय योजना लागू होने के बाद में ये सारे बदलाव आ रहे हैं, और ये जो आपका मैकेनाइजेशन है, यांत्रिकीकरण है, ये जो है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए इस चीज को भी आपको याद रखना है कि राज्य सरकार क्या क्या प्रावधान लेके आ रही है कि आप एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ अगर चलें तो वो खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित भी 3-4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आए हैं। पहला अगर टॉपिक हम देखें तो प्रदेश में पहली बार बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। पहली बार जो है ऐसा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज रायपुर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का जो बैडमिंटन चैलेंज होता है वो रायपुर में समय समय पे आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन चैलेंज या बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो पहली बार रायपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो भारत जो है इस साल 3 इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले के सालों तक के सिर्फ एक ऐसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था जिसका आयोजन जो है, मेजबानी जो है भारत के द्वारा की जाती थी। अब वो कौन सा टूर्नामेंट है? तो वो इंफोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन। इस साल जो है ये टूर्नामेंट्स की संख्या 3 है। इसका जो पहला टूर्नामेंट होगा वो आपके नागपुर में होगा और वो 12 से 17 सितंबर तक के आयोजित किया जाएगा। और इसी का जो दूसरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर है वो रायपुर में जो है 20 से 25 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका जो बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम है जो बूढ़ा तालाब के पास लोकेटेड है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इंडोर स्टेडियम भी बोला जाता है, तो ये आयोजन जो है वहीं किया जाएगा। तीसरा जो है आपके अक्टूबर के महीने में, ये जो शुरुआत में मैंने नाम लिया इंफोसिस फाउंडेशन चैलेंज टूर्नामेंट, ये जो आपका आयोजन है ये अक्टूबर के माह में किया जाएगा और ये बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, इस टूर्नामेंट में अगर देखें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से रैंकिंग प्राप्त खिलाड़ी ही इस टूर्नामेंट में उतरेंगे। इसी बहाने अगर हम छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी के बारे में जाने तो ये इनका नाम है आकर्षी कश्यप और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है वर्तमान में 57। बैडमिंटन से संबंधित एक और अपडेट ये था कि पिछले साल ही हम सबको पता है कि ITM यूनिवर्सिटी जो नया रायपुर में स्थित है, वहां विश्व स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत जो है टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, टाटा ट्रस्ट की हेल्प से वहां पे एक बैडमिंटन कोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन कोर्ट है उसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं कि स्पोर्ट्स से संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहली बात, नेशनल गेम्स। इस साल का नेशनल गेम्स कहाँ होने वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बनता है। तो ये नेशनल गेम्स जो है वो गुजरात में होगा। अब पहली बार उसमें प्रदेश के लगभग 5 वेट लिफ्टर्स, लगभग नहीं करेक्टली 5 वेट लिफ्टर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो आपका नेशनल गेम्स है उसका नंबर क्या है, तो वो 36 नेशनल गेम होगा और उसका आयोजन जो है 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। जो वेट लिफ्टर्स हैं उनमें कुछ लोगों का नाम आप जानते होंगे, कुछ नाम नए हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वरी यादव जी को आप जानते ही हैं, जो पिछले महीने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड और सिल्वर लेकर के आई थी। इसके अलावा विजय महेश्वरी, करण लहरे, सुभाष लहरे और वीणा और ज्ञानेश्वरी जो है फीमेल कैटेगरी से और बाकी 3 जो है उन्होंने मेल कैटेगरी से क्वालिफाई किया है नेशनल गेम्स के लिए। अगला टॉपिक देखें तो एशियन गेम्स जो चाइना में होने वाला है उसमें राज्य के अमितेश जो यहाँ के स्केटर हैं, जो स्केटिंग करते हैं, वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जो राज्य से स्केटिंग करते हैं। अब वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, एक बहुत ही प्राउड की बात है हमारे राज्य के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो देश भर में सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्केटिंग के लिए क्वालिफाई किया है, उसमें से राज्य के अमितेश जो हैं वो एक खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम भी हमको याद रखना है। अगला टॉपिक अगर देखें खेल से संबंधित तो वो है आपका चेस ओलंपियाड, जिसका टॉर्च रैली जो है हम सबको पता है कि जो 44वां आपका माफ कीजिएगा, इस वर्ष का जो चेस ओलंपियाड है वो पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहली बात
और चेस ओलंपियाड के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉर्च रैली, जो ओलंपिक में हम देखते हैं टॉर्च रैली निकाली जाती है, बिल्कुल उसी के तर्ज पे टॉर्च रैली का आयोजन चेस ओलंपियाड के लिए भी किया जा रहा है। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई और ये देश भर के 75 प्रमुख शहरों में घूमते हुए 28 जुलाई को जो है चेन्नई और चेन्नई के महाबलीपुरम पहुंचेगा और वहां पे चेस ओलंपियाड का आयोजन जो है आपके 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक के किया जाएगा। तो ये टॉर्च रैली से संबंधित हमारा क्या संबंध है, अगर ये समझने का प्रयास करें तो कल यानी कि 16 अक्टूबर को ये हमारा जो मसाल है, ये जो टॉर्च रैली है वो रायपुर पहुंचेगी। इसलिए हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी चेस ओलंपियाड से संबंधित अपडेट्स हैं इसको हम याद करके रखें या जानें। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन प्रथम बार भारत में चेन्नई और वहां से 60 किलोमीटर दूर है महाबलीपुरम, वहां पे किया जाएगा, जिसके लिए चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार ओलंपिक के तर्ज पे मसाल रिले का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। और ये देश भर के 75 प्रमुख शहरों में घूमते हुए अंत में 28 जुलाई को कहां पहुंचेगा, तो वो चेन्नई पहुंचेगा। और इसके संख्या को आप याद रखें कि ये 44 नंबर का है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चेस का जो शुरुआत जो हुई वो भारत में ही हुई। उस गुप्त काल से ऐसा कहा जाता है कि चेस की शुरुआत भारत में हुई, जब इसे चतुरंगा नाम से जाना जाता था। तो इसलिए भी चेस ओलंपियाड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलें। अगला टॉपिक जो है प्रशासन और गवर्नेंस से संबंधित है, जिसमें पी दयानंद जी जो है वो हमारे राज्य के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जो नियुक्ति है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनका काम क्या होता है अगर देखें तो जो राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है उसका मेन देखरेख करना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना, उसमें संशोधन करना, उसमें सुधार करना, ये सब काम किसका होता है? ये सब काम होता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का। और नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन होंगे? हमारे पी दयानंद, जो कि एक आईएएस है। और क्या देख सकते हैं, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप सबको पता ही है कि अगले वर्ष 2023 में राज्य में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए इनकी नियुक्ति जो है की गई है। और अगर देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त, देखो दोनों पद जो है अलग होते हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ठाकुर राम सिंह जी हैं, ठाकुर राम सिंह जी। और इनका क्या कार्य होता है? तो राज्य में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होगा उसको कौन देखेगा? तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त देखेंगे, जो कौन है? हमारे ठाकुर राम सिंह जी, है ना। इनका नियुक्ति के बारे में देखें अगर, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग एवं राज्य चुनाव आयुक्त स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर के जिम्मेदार रहता है। मतलब वही मैंने बताया आप लोगों को कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से संबंधित इलेक्शन को ये देखते हैं, कौन देखते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त देखते हैं। अगला करंट अफेयर भी हमारे प्रशासन और राजनीति से ही संबंधित है, जो कि नगरीय निकाय से निकल करके आया है। हाल ही में 2 न्यूज निकल करके आई, जिसमें सबसे पहले में ये बताया गया कि महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष को जो है अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्हें बदल दिया गया है। दूसरी जो खबर आई वो आपके दल्ली राजहरा नगर पालिका से रिलेटेड आई, जहां पे उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, हालांकि उसमें अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। तो महासमुंद में क्या हुआ? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वहां पे नगर पालिका अध्यक्ष को जो है अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो अगर आप में से कोई एडीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आने वाले समय में एडीओ के एग्जाम वो अपीयर होना चाहता है, तो मैं आप सबको बता दूं कि नगरीय निकाय में अविश्वास प्रस्ताव कैसे होता है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जहां से भी पंचायत की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप उसे पढ़ें तो जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाता है, कितने प्रतिशत वोट चाहिए होते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना प्रतिशत होना चाहिए, मेजोरिटी कितने में मिलती है, कितने दिन की नोटिस दी जाती है, ये सभी फैक्ट्स को आपको कंपाइल करके याद कर लेना चाहिए। तो ये अविश्वास प्रस्ताव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप नगरीय निकाय या पंचायत की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक बिल्कुल मिसलेनियस का टॉपिक है। अगर इसको देखें तो अचानक मार जो हमारे यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां जो अचानक मार टाइगर रिजर्व है, वहां से कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, उन दोनों को जोड़ते हुए एक वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जाएगा, एनिमल कॉरिडोर बनाया जाएगा।
कॉरिडोर कैसे बनाया जाता है, तो दो मेन जो नेशनल पार्क्स होते हैं या जो दो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनको जोड़ा जाता है। वो इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो एनिमल्स उसमें रह रहे हैं उनको आपस में आने जाने के लिए पैसेज मिल सके। अगर वो ताकि वो जो मानव जिधर रहते हैं, लोग जहाँ रहते हैं उस बीच में ना आए और दोनों के बीच में द्वंद्व की स्थिति ना हो। इसमें अगर देखें तो कॉरिडोर क्षेत्र में जल स्रोत, ऑब्वियसली पीने का पानी चाहिए, उनका विकास किया जा रहा है, फलदार वृक्षारोपण ताकि जो शाकाहारी जानवर है उनके भी रहने की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा वन विभागों के द्वारा कैमरा और जीपीएस आदि का भी उसमें इंस्टॉलमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा अगर इसको देखें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे पेपर 4 में कई बार पूछा जाता है और एक बार ऐसे में भी बिल्कुल 50 नंबर का ऐसे पूछ चुका है, तो वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के काम आएगा। राज्य के 2 वन मंडल जो है मिलकर के इस कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। जब भी दोबारा कभी ऐसा कुछ एग्जाम में लिखने को आता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे कम किया जाए, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आप कॉरिडोर्स जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो देख लेते हैं, बिल्कुल मिसलेनियस है। कल ही एक कैबिनेट की बैठक हुई राज्य सरकार की जिसमें नई मछली पालन नीति लाई गई है। आप सबको मालूम होगा कि हाल ही में राज्य सरकार ने मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया है और उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार ने अब मछली पालन नीति लेकर के आया। मछली पालन नीति से क्या होगा अगर इसको देखें तो मछली पालन को जो है बढ़ावा मिलेगा। राज्य में हमको पता है कि लगभग राज्य का 94.38%, कितना 94.38% जो जल क्षेत्र है वो मछली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। और 10 हेक्टेयर से, ये देखिए ये यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी गई हैं कि 10 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्रों वाले तालाब व जलाशय 10 वर्षों के लिए पट्टे पर दिए जाएंगे मछली उत्पादन के लिए। और सबसे बड़ा जो बदलाव होने वाला है वो ये है कि मछली के उत्पादन में भी आपको राज्य सरकार के द्वारा जो है बोनस दिया जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बाकी जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किए जा चुके हैं समय समय पे, उसको भी आप जा करके बिल्कुल एक बार विजिट कर लेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अंबिकापुर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन चली। अंबिकापुर से दिल्ली का जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है उसके बीच में एक वातानुकूलित ट्रेन कल ही के डेट में 14 जुलाई को स्टार्ट किया गया है। यह एक साप्ताहिक ट्रेन होगी जो प्रत्येक गुरुवार को अंबिकापुर से चलेगी। तो ऐसे सवाल कई बार व्यापम के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में साप्ताहिक एक ट्रेन स्टार्ट हुई जो अंबिकापुर से किस शहर को जोड़ती है। ये हाल ही में शुरू की गई अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच की चलने वाली ट्रेन किस दिन चलती है। तो व्यापम में कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर था वो यहीं तक था। आज का हमारा करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कंपटीशन विंग नाम से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अगर हमारे करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपके काम के हैं, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा अन्य जो करंट अफेयर्स के अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है उसका चौथा टेस्ट जो है वो कल 10 बजे से आयोजित किया जाएगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में रहेगा। अगर आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपीयर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे तत्काल कॉल करें और अपने आप को रजिस्टर करें और इस टेस्ट का भाग बने। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।